कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। मदुराई नाम के गांव में रामा और उसकी पत्नी शांता रहती थी। वो दोनों खेती में काम किया करते थे। उनको एक लड़का था जिसका नाम था सुधीर। रामा अपने खेतों में बहुत मेहनत किया करता था। उसका बेटा सुधीर पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था। रामा अपने बेटे को खूब पढ़ने के लिए कहता और उसकी पढ़ाई के लिए जो भी पैसे लगे वो जैसे तैसे करके जमा कर ही लेता। बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन खेत से लौटते समय रामा को दिल का दौरा पड़ जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। रामा की ऐसी मौत देख के सारे गांव वाले बहुत दुखी हो जाते हैं। उसकी पत्नी शांता के पास अब कमाने का कोई साधन नहीं रहता और उसके बेटे के कुछ दिनों बाद खाने के भी लाले पड़ने लगते हैं। माँ, पिताजी जाने के बाद हमारे खाने के लाले पड़े हैं। हमें कुछ करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं बेटा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। अरे माँ, तुम डोसा कितना अच्छा बना लेती हो, क्यों ना तुम डोसा बनाकर बेचो। इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मगर हमारा डोसा लोग खाएंगे क्या? माँ, कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। तुम्हें जो आता है वही क्यों नहीं, लोग आएंगे भी और डोसा खाएंगे भी। शांता अपने बेटे की बात मान लेती है और अगले दिन से ही डोसा बनाने का काम शुरू कर देती है। एक पेड़ के नीचे बैठकर वो एक चूल्हे पर डोसा बनाना शुरू करती है और बेटा सुधीर वो डोसा लोगों तक पहुंचाता है। लोगों को शांता का डोसा बहुत पसंद आने लगा। धीरे धीरे उसके दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। अब शांता को भी खुद पर विश्वास होने लगा और उसने जल्द ही अपना खुद का एक ठेला खरीद लिया। वो अब उस ठेले पर अपना डोसा बेचने लगी। उसके ग्राहक उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे। अरे भाभी, आपका डोसा तो बहुत ही अच्छा है। आपके डोसे के दाम भी कम है और टेस्ट भी लाजवाब है। धन्यवाद भाई साहब। ऐसा बोल के सारंग वहां से चला जाता है। अब हमारे ग्राहक बढ़ रहे हैं और बारिश के मौसम में यहाँ डोसा बेचना बहुत मुश्किल है। क्यों ना हम जमा किए हुए पैसों से एक दुकान खरीद ले और दुकान में डोसा बेचे। हाँ बेटा, तुम ठीक बोल रहे हो। दुकान हो जाएगा तो हमें डोसा बेचने में आसानी हो जाएगी और हमारे ग्राहकों को सुकून से डोसा खाने के लिए जगह भी मिल जाएगी। अब शांता गांव में एक दुकान खरीद लेती है और वहां से अपने डोसे का काम शुरू करती है। शांता के डोसे अब खूब बिकने लगे। एक दिन उसकी दुकान पर उसकी पड़ोसन रमैया आती है। अरे शांता, पति के जाने के बाद तुमने घर को तो बहुत अच्छे से संभाल लिया है, मगर अपने बेटे की पढ़ाई का क्या? अरे आंटी, आप चिंता मत कीजिए। मेरे पड़ोस का शिवा है ना, वो मुझे सब अभ्यास बता देता है। मैं खुद से घर पर बैठकर पढ़ाई करता हूँ और माँ की मदद भी हो जाती है। शांता घर जाकर सोचने लगती है, मैंने घर के चक्कर में अपने बच्चे का जीवन दांव पे तो नहीं लगा दिया ना। अब मुझे उसके लिए कुछ करना होगा। कुछ दिनों बाद सुधीर की 12वीं की परीक्षा होती है। सुधीर 12वीं की परीक्षा में अव्वल आता है। आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना पड़ेगा। अरे सुधीर, तुझे तो अच्छे मार्क्स मिले हैं। तुम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने अब शहर जाओ। माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और रही बात पढ़ाई की, तो मैं घर पर ही पढ़ लूंगा, अब तक जैसे किया है। नहीं बेटा, आज तक तुमने बहुत कष्ट किए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि तुम तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान दो और अपने पिताजी का सपना पूरा करो। माँ, मैं तुम्हारी और पिताजी की इच्छा पूरी करूंगा। मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। बेटा, तुम यहाँ की कोई चिंता मत करो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। सुधीर पढ़ाई करने शहर चला जाता है और इधर शांता भी अपने दुकान में अच्छी तरह से काम करने लगती है। हाथ बटाने के लिए वो अपने साथ 2 औरतें भी रख लेती है। उसका धंधा बहुत अच्छा चल रहा था और वहाँ सुधीर भी अच्छी तरह से पढ़ाई करके एक इंजीनियर बन गया था। कुछ सालों बाद वो गाँव आया और अपनी माँ की फिर से मदद करने लगा। बेटा, तुम इतना पढ़े हो तो तुम किसी अच्छे कंपनी में जॉब क्यों नहीं कर लेते? इससे तुम्हें अच्छी तनख्वाह भी मिल जाएगी। नहीं माँ, पिताजी जाने के बाद तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा और अब मुझे शहर जाने कह रही हो। मैं यही रहूंगा और तुम्हारा काम में हाथ बटाऊंगा। सुधीर घर रहकर अपने माँ की मदद कर देता है और अपनी पढ़ाई से अपने धंधे में कुछ बदलाव लाता है। अब सुधीर अपने डोसे के धंधे को ऑनलाइन कर देता है और सारे गांव में अपने ऑनलाइन डिलीवरी के पर्चे छपवा देता है। लोग उस पर्चे पे दिए हुए नंबर पर कॉल करके ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं। अब शांता के लिए और कुछ काम वाली औरतें आती है और कुछ डिलीवरी बॉय भी काम करने लगते हैं। अब डोसे की डिलीवरी लोगों के घर पर होने लगी और कस्टमर्स बहुत खुश हो गए। शांता डोसा वाले? हाँ बोलिए, क्या चाहिए आपको? मुझे 4 प्लेट डोसा और एक्स्ट्रा चटनी चाहिए। जी मिल जाएगा, अभी भिजवा देता हूँ। अब शांता का धंधा बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। सुधीर उस छोटे से धंधे को नई ऊंचाइयों पर ले गया। अब उनके ठेले की जगह एक बड़े होटल ने ले ली। शांता को भी अब आराम मिल गया। अब पूरा कारोबार सुधीर ही देखने लगा और इस तरह से सुधीर और उसकी माँ ने खूब मेहनत कर अपना जीवन सार्थक किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि हमें अपने आप पर भरोसा रखकर मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोमल अपने माता पिता के साथ गंगापुर गांव में रहती थी। वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी। वो सभी लोगों की मदद भी किया करती थी। कोमल अपने माँ बाप की बहुत सेवा करती थी और उन्हें खुश रखती थी। वो कुछ ना कुछ काम करके अपना दिन का गुजारा कर ही लेती और इसी वजह से गांव वालों के मन में उसने एक अलग ही जगह बना ली थी। अब पूरे भारत देश में कोरोना नाम की भयंकर महामारी छा गई थी। सारे शहरों तथा गांवों में भी कोरोना के पेशेंट मिल रहे थे। सारे गांव वाले बहुत डर गए थे। एक दिन राशन की एक दुकान पर कोमल राशन लेने गई थी। उसने देखा कि बहुत सारे लोग एक दूसरे से दूर खड़े हैं, मगर उनके चेहरे पर मास्क नहीं था। ये देखकर वो सोच में पड़ गई। इन लोगों के पास पहनने के लिए मास्क भी नहीं है क्या? सभी लोगों के काम भी अब बंद हो गए थे और सब लोग अपने अपने घर में ही थे। उनके पास कोई भी काम धंधा नहीं था। ये सब देखकर कोमल सोच में पड़ गई थी। कोमल हमेशा आजू बाजू में क्या हो रहा है इस सब का ज्ञान रखती थी। अगली सुबह जल्दी उठकर कोमल अपनी माँ की सिलाई की मशीन पर कॉटन के कपड़े से कुछ बनाने लगती है। अरे बेटा, सुबह सुबह क्या कर रही हो? अरे माँ, मास्क बनाकर देख रही हूँ। देखो कैसा है। पहला मास्क तुम्हारे लिए, लगा कर देखो। अरे हाँ, ऐसा ही होता है टीवी में। अरे माँ, मैं सोच रही हूँ कि ऐसे ही मास्क बनाकर बेचूं तो लोगों के काम भी आएंगे और मैं इससे कुछ पैसे भी कमा सकूंगी। अरे ये तो अच्छी बात है कोमल, तुम मन लगाकर मास्क बनाओ। ये कहकर माँ घर में चली जाती है और कोमल मास्क बनाने लगती है। देखते ही देखते कोमल ने दिन भर में 50 मास्क बना लिए और एक बैग में उन्हें भरकर वो बाजार जाकर बेचने लगी। उसके बनाए हुए मास्क सभी को बहुत पसंद आए। उसने सारे मास्क कम दाम में ही बेच डाले। अब ऐसे ही कोमल हर रोज मास्क बनाती और बाजार जाकर बेचा करती थी। ये सब देखकर उसकी पड़ोसी राधा बहुत जल रही थी। अब वो भी मास्क बनाने लगी, लेकिन उसके मास्क कोई नहीं खरीदता था क्योंकि वो बहुत महंगे थे। अब राधा कोमल से बहुत जलने लगी और एक दिन रात को चुपके से जाकर उसने कोमल के बनाए हुए मास्क पर कुछ कलर डाल दिया और सुबह मजा देखने के लिए आंगन में आकर खड़ी हो गई। कोमल सुबह उठकर बहुत प्रसन्न थी, लेकिन जैसे ही उसने मास्क देखे वो रोने लगी और अपने माँ से कहा, माँ, ये कैसे हुआ? मेरे पूरे मास्क खराब हो गए। बेटी, चिंता मत करो, ये जरूर किसी की चाल है। तुम और मास्क बनाओ और बाजार जाके बेच आओ। कोमल अपना रोना बंद करके मास्क बनाने बैठ जाती है। ये देखकर राधा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने घर में चली जाती है। ये सब कोमल देख लेती है और समझ जाती है कि ये सब राधा की करामत है। कोमल वापस अपने मास्क बनाने में मग्न हो जाती है और किसी का द्वेष नहीं करती। कोमल का यही स्वभाव उसे तरक्की की तरफ ले जाता है। अब वो बहुत सारे मास्क बनाकर बेचने लगी। उसके पास मास्क के ऑर्डर्स अब शहरों में से आने लगे। उसने अपने साथ 5 औरतों को लेकर अपना छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया और शहरों से बड़े बड़े ऑर्डर लेने लगी। अब लोग कोमल को बड़ी इज्जत देने लगे और वो गांव में मास्क वाली कोमल के नाम से जानने लगी थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मेहनत का फल मीठा ही होता है। कानपुर नाम के शहर में बिकरू गांव में एक गुंडा रहता था। उसका नाम था विकास दुबे। उस पर 60 पुलिस केस दर्ज थे। उसी शहर के पुलिस स्टेशन में विनय सिंह नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर थे जो बहुत ही होनहार और ईमानदार थे। उनके घर में उनकी पत्नी और उनकी छोटी बेटी जया थी। पापा, अब थाने चले जाते हैं और माँ मुझे कोरोना की वजह से बाहर भी नहीं निकलने देती और घर में रह के हरी सब्जियाँ खाने को देती है। अब बताओ ना पापा मम्मी को। अरे बेटा, हरी सब्जियां खाना सेहत के लिए अच्छा होता है और तुम्हें मेरी तरह देश की सेवा करनी है तो अच्छा खाना पड़ेगा। ठीक है पापा। अगले दिन विनय सिंह अपने ऑफिस में जाते हैं। वहां जाते ही उन्हें ऊपर से एक अर्जेंट ऑर्डर आती है। सब पुलिस वाले अपने अपने काम में लग जाते हैं। उस चौबेपुर थाने में जो भी हालचाल होती उस पर विकास दुबे की नजर थी। उसे घर बैठकर सारी खबरें मिल जाती थी। उस थाने के डीएसपी थे देवेंद्र मिश्रा जी। ऑफिसर, हमें विकास दुबे के घर जाकर उसे गिरफ्तार करना है। यस सर, हमारी तैयारी हो गई है। आप बताइए कब निकलना है। उसी पुलिस स्टेशन में विकास दुबे का एक खबरी रहता था। वो विकास को फोन कर देता है। हेलो विकास दुबे जी, आज आपके लिए मेरे पास एक खबर है। कौन सी खबर लाए हो आज? विकास जी, आज आपके घर पर पुलिस आपको पकड़ने आने वाली है। आप सतर्क रहिए। अच्छा हुआ तुमने बताया। बाकी तुम्हें कुछ कमी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कुछ कमी नहीं, सब आपकी कृपा है। अब मैं फोन रखता हूँ। ठीक है। अब विकास दुबे अपने साथियों को एक जगह बुला लेता है और साथियों, हमारे घर पर हमला होने वाला है।
इसलिए हम सबको तैयार रहना है। पुलिस का डटकर सामना करना है। जी विकास जी, आप चिंता ना करें, हम सब बंदोबस्त कर देते हैं। चलो, हम छत पर खड़े रहकर निशाना लगाएंगे। दुबे के कुछ साथी बाहर जाकर रास्ते पर जेसीबी लगा देते हैं ताकि पुलिस की फौज अंदर ना आ सके, और बाकी के साथी छत पर जाकर तैयार खड़े रहते हैं। सब लोग पुलिस का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद पुलिस विकास के घर के पास आती है, लेकिन रास्ता जेसीबी से बंद देखकर दूसरे रास्ते से जाने के बारे में सोचते हैं। चलो, उस रास्ते से जाते हैं। सर, कोई धोखा तो नहीं हो रहा है ना हमारे साथ? उस विकास दुबे को पकड़ना है तो हमें मरने से नहीं डरना चाहिए। चलो, हम उनका डटकर सामना करेंगे। जी सर, चलिए। अब सारी पुलिस फोर्स दूसरे रास्ते से विकास दुबे के घर पहुंचती है। वहां पहुंचते ही उनकी जीप पर ऊपर से गोलियों की फायरिंग शुरू हो जाती है। उस फायरिंग में 8 पुलिस कर्मचारी और डीएसपी मिश्रा शहीद हो जाते हैं। उस जगह सन्नाटा छा जाता है। अब पुलिस की दूसरी फोर्स रास्ते पर तैनात रहती है, लेकिन रास्ते में जेसीबी होने के कारण वो घर तक पहुंच नहीं पाते। घर तक जाने में देर होने के कारण लगभग 7 पुलिस कर्मचारी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। जख्मी पुलिस वालों को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। शातिर विकास दुबे वहां से एक साइकिल लेकर भाग जाता है। अब सारे देशवासियों के मन में क्रोध की भावना उमड़ पड़ती है। सब लोग चाहते हैं कि विकास दुबे को कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए। पुलिस अपनी कार्यवाही बड़ी सख्त कर देती है और सब जगह अपना बंदोबस्त कर देती है। कानपुर की पुलिस मध्य प्रदेश की पुलिस को भी इत्तला कर देती है और सारे पुलिस स्टेशनों में उसकी फोटो सेंड कर देते हैं। जगह जगह पर पुलिस तैनात हो जाती है और लोगों में भी जागरूकता फैलाई जाती है। पुलिस प्रशासन विकास दुबे को पकड़ने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम रखती है। पूरे भारत में ये खबर हवा की तरह फैल जाती है। पुलिस अफसरों की नई टीम विनय सिंह और डीएसपी मिश्रा के घर वालों को तथा शहीद हुए सारे पुलिस कर्मचारियों के परिवार को आश्वासन देती है, विकास दुबे को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप चिंता ना करें। अंकल, मैं बड़ी होकर अपने पापा की तरह बनूंगी और विकास दुबे जैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दूंगी। हाँ बेटी, तुम बेशक पुलिस अफसर बनोगी। सारे लोग वीर शहीद पुलिस वालों को श्रद्धांजलि देते हैं। इधर विकास इस गांव से उस गांव में जाते ही रहता है। वो किसी राह चलते बाइक सवार की मदद लेकर दिल्ली जाने के लिए निकलता है। उसके करीबी रिश्तेदार उसकी मदद कर रहे थे। उनकी मदद से वो दिल्ली पहुंच गया, मगर वहां जाते ही उसे पुलिस तैनात दिखाई दी और वो उसी रास्ते से फरीदाबाद वाले रास्ते पर निकल पड़ा। फरीदाबाद जाकर उसने एटीएम से कुछ पैसे निकाले। उन पैसों से उसने मोबाइल और कुछ जरूरत की चीजें खरीदी। साथ में एक अखबार भी खरीद लिया। अखबार से उसे पता चला कि उसके रिश्तेदारों को पुलिस ने मार दिया है। अब वो बहुत डर गया। लगता है ये लोग मेरा भी एनकाउंटर कर देंगे। मुझे यहाँ से निकलकर मध्य प्रदेश जाना चाहिए, पुलिस मुझे वहां नहीं ढूंढ पाएगी। अब विकास गुप्त रास्तों से मध्य प्रदेश चला जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि वहां भी पुलिसों का सख्त पहरा है। अगर मैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जाकर छुप जाऊं तो मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। यूपी पुलिस अब एमपी पुलिस को इत्तला कर देती है और एमपी पुलिस भी अब बहुत सतर्कता से काम करने लगती है। एक दिन मंदिर में पूजा होने के बाद प्रसाद लेने के लिए लोग लाइन में खड़े होते हैं। उसी लाइन में विकास दुबे भी होता है। तभी मंदिर के एक सुरक्षा कर्मी की नजर विकास दुबे पर पड़ती है और वो उसे पहचान लेता है। वो तुरंत पुलिस को फोन करता है। आखिर पुलिस वहां आकर विकास दुबे को पकड़ लेती है। एमपी पुलिस विकास दुबे को उत्तर प्रदेश की पुलिस को सौंपने जा रही थी और रास्ते में जाते जाते उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में कुछ पुलिस कर्मचारी घायल हो गए और उस मौके का फायदा उठाकर विकास दुबे भागने लगा और पुलिस ने उसे गोली मारकर उसका एनकाउंटर कर दिया। सारे देशवासियों को यह खबर सुनकर खुशी हो गई और एक तरफ गम भी था कि हमारे देश के होनहार सेवक बेवजह मारे गए थे, मगर आज उन शहीद पुलिस वालों को सच में श्रद्धांजलि मिली थी। एक बुरहानपुर नाम के गांव में राघव और सागर ऐसे 2 बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। वो अपने अपने काम में खुश थे। एक दिन राघव अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर चला जाता है और सागर गांव में खेती करने का काम करता है। बहुत दिन बीत जाते हैं। राघव और सागर अपनी अपनी दुनिया में मशगूल हो जाते हैं। राघव को अब नया जॉब मिल जाता है और उसके चलते उसे बहुत पैसों की कमाई होती है। अब वो गांव में थोड़ी बहुत जमीन भी खरीद लेता है। दोनों भी दोस्त शादियां कर लेते हैं। उस गांव में अब सागर और उसकी पत्नी कविता दोनों भी खेतों में काम किया करते हैं और राघव और उसकी पत्नी सुगना दोनों भी बहुत खुश है। राघव को गांव की बहुत याद आती है, मगर इतने पैसों वाला जॉब भी उसे छोड़ा नहीं जाता। देखते देखते उन दोनों की शादी को 1 साल गुजर जाता है और दिवाली की छुट्टियों में राघव 20 दिन की छुट्टी निकालकर गांव आता है। अरे आओ आओ मेरे दोस्त, कितने दिनों बाद आए हो। अब थोड़े दिन यहाँ पर रुकोगे ना? हाँ हाँ रहूंगा ना, हम पूरे 20 दिनों की छुट्टी निकाल कर आया हूँ। नमस्ते भाभी। चलो आप पहले हमारे घर चलो, खाना हो जाए तो बाद में शांति से अपने घर पर जाना। ठीक है भाई साहब।
नमस्ते भाई साहब, कैसे हो आप? आपका सफर कैसे रहा? नमस्ते भाभी, सफर मस्त था। ऐसा कह के वो अंदर चली जाती है और कविता राघव और सागर के लिए पानी लेकर आती है। अरे भाग्यवान, अब क्या पानी से ही पेट भरोगी? चलो खाना परोसो, जोर से भूख लगी है। हाँ हाँ, उन्हें हाथ मुंह तो धोने दो, तब तक मैं खाना परोस देती हूँ। अब कविता खाना परोस देती है। सब खुशी खुशी खाना खत्म कर देते हैं। भाभी, खाना बहुत ही लाजवाब बनाया था। हाँ कविता, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। गांव आने के बाद राघव भी अब खेती करने लगा था। वो और सागर दोनों मजे से खेतों में काम किया करते थे। ऐसे ही एक दिन काम करते करते राघव बहुत थक गया। अरे सुगना, जरा पानी लाना तो, गला बहुत सूख गया है। ठीक है, देती हूँ। सुगना अपने पास वाले घड़े में देखती है तो उसका पानी खत्म हो गया था। अब वो बोरवेल का बटन स्टार्ट करके वहां से पानी लेने जाती है। बोरवेल के पास जाते ही उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। बोरवेल का पानी भरने के लिए उसने अपना घड़ा पानी के नीचे पकड़ा और तभी वहां से एक हाथ निकलकर सुगना को उस बोरवेल में खींचने की कोशिश करने लगा। अजी सुनते हो? अरे ये हाथ मुझे खींच रहा है। अरे बचाओ, अरे मर गई मैं तो। अरे छोड़ ना, नास पिटे, तेरा क्या बिगाड़ा है मैंने? अरे सुगना, क्या हुआ है तुम्हें? तुम उस बोरवेल में जाकर क्यों खड़ी हो? चलो आओ। अरे ये मुझे अंदर की तरफ खींच रहा है, बचाओ मुझे। अब राघव सुगना का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचने लगता है। राघव के गले का ताबीज देखकर वो भूत उसे छोड़ देता है। अच्छा हुआ जी आपने मुझे खींच लिया, वरना ये बोरवेल तो मुझे मार ही डालता। सुगना और राघव घर चले जाते हैं और सुबह उठकर अपने दोस्त सागर के यहाँ जाकर कल जो हुआ वो घटना विस्तार से उसे बताते हैं। अरे राघव, मैं इस भूत प्रेत पे विश्वास नहीं रखता, मगर तूने जो जमीन ली है ना, उसकी बोरवेल बहुत पुरानी है और लोग कहते हैं कि वहाँ पे भूत का साया है। मैं इन बातों को नहीं मानता, इसलिए मैंने तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। अब क्या करे? सुगना भी बहुत डर गई है, अब खेत में जाने का नाम ही नहीं लेती। अब मैं जल्द ही यहाँ से निकल जाऊंगा। अरे राघव, निकल जाना समस्या का हल तो नहीं है ना, और तुम निकल कर कभी ना कभी तो वापस आओगे ही अपनी जमीन के पास। क्या तब भी भाग जाओगे? समस्या भागने से और बढ़ेगी, और समस्या का समाधान कर दिया तो कम हो जाएगी। हाँ, तुम बोल रहे हो वो भी सही है, उस भूत का ठिकाना लगाना ही पड़ेगा। अब वो दोनों उस रात को खेत में चले जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। वो बोरवेल को शुरू कर देते हैं और चुपचाप एक जगह खड़े होकर सब देखने लगते हैं। कुछ देर बाद उस बोरवेल से एक चुड़ैल बाहर निकलती है और जोर जोर से आवाजें करने लगती है। कौन है? किसने मुझे बुलाया है? आज तो मैं सबको खा जाऊंगी। कहाँ मर गए सबके सब? अरे सागर, हमने कोई गलती कर दी क्या? अब क्या करें? इससे कैसे बचे? डरो मत, अब हम इसके बोरवेल में जाने का इंतजार करेंगे। चुपचाप खड़े रहो। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है, अब हम क्या करें? चलो भाग चलते हैं। चुपचाप खड़े रहो यहाँ पर, आवाज मत करो। सागर और राघव पेड़ के पीछे छुपकर उस चुड़ैल को देखते रहते हैं। बहुत देर हो जाने के बाद भी कुछ खाना ना मिलने की वजह से चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसे खेत में एक कुत्ता नजर आता है। वो उस कुत्ते के पास जाकर उसे खा जाती है। ये सब देखकर राघव और सागर डर के मारे पानी पानी हो जाते हैं। अब चुड़ैल वापस बोरवेल के अंदर चली जाती है। सुबह हो जाती है और राघव और सागर अपने घर चले आते हैं। अरे सुगना, सच में वहाँ पे भूत है। तुम कल बोल रही थी ना, वो सही है। हमने कल ही हमारी आंखों से भूत को देखा है। मगर हमारी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा। अगर हम गांव वालों को ये बात बताएंगे तो वो हमें पागल कहेंगे। मगर क्या किया जाए जिससे सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे? अजी मेरे विचार से हमें बोरवेल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए, जिससे हमारे हाथ सबूत आ जाएगा। ये अच्छी कल्पना है। अब राघव उसी दिन जाकर एक सीसीटीवी कैमरा लेकर आता है और एक इलेक्ट्रिशियन की मदद से उसे खेत में फिट करवा देता है। अब एक औरत उस बोरवेल पे पानी पीने के लिए आती है। बचाओ, ये नासपिटी ने मुझे पकड़ लिया है, बचाओ बचाओ मुझे। वो चुड़ैल उसे भी खा डालती है और बोरवेल में चली जाती है। ये सब सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है और सुबह जब राघव और सागर खेत में आते हैं तब वो सीसीटीवी फुटेज लेकर घर आते हैं। फुटेज चेक करने के बाद उन्हें दिखाई देता है कि किसी औरत को वो चुड़ैल खा गई। अरे सागर, ये औरत कौन है? हमारे गांव की है क्या? हाँ, अरे ये हरिया की बीवी लक्ष्मी है। ये कल उस भूतिया बोरवेल पे पानी लेने के लिए गई थी और उसका पति इसे गाँव में ढूंढ रहा है, मगर ये कहीं मिली नहीं। अरे कैसे मिलेगी इसको? उसे तो वो चुड़ैल खा गई। अब क्या करे? जब भी कोई बोरवेल स्टार्ट करेगा ये लोगों को आकर मार डालेगी और खाकर चली जाएगी। अब हमें ही कुछ करना होगा। अब दोनों गांव के सरपंच जी के पास चले जाते हैं। वो अपने साथ सीसीटीवी का फुटेज भी लेकर जाते हैं। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते, आइए ना। सरपंच जी,
आपकी थोड़ी सहायता चाहिए थी। कैसी सहायता चाहिए आपको? मेरे खेतों में भूत का साया है। वो चुड़ैल बोरवेल में रहती है। हमें उससे जल्द पीछा छुड़ाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक एक करके गांव वालों की जान चली जाएगी। ऐसा थोड़ी ना होता है, हम भूत नहीं होते हैं। हमें पता था कि हम पे कोई विश्वास नहीं करेगा। अच्छा एक बात बताओ, हरिया की पत्नी लक्ष्मी अचानक से गायब कैसे हो गई? अब वो मुझे क्या पता, उस हरिया को ही मालूम होगा। अब राघव और सागर सरपंच जी के घर से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें हरिया मिलता है। तुम बाबू गांव से आए हो ना, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे छुट्टियों में यहाँ आया था। यहाँ तो कुछ अजीब सा ही दिख रहा है। अब मेरा ही ले लो। मेरी पत्नी के साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई बवाल नहीं, फिर भी कहाँ चली गई क्या पता। अब तो ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, सब तरफ देख लिया। चलो तुम मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अब राघव के साथ हरिया उसके घर चला जाता है। राघव और सागर एक जगह बिठाकर उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। वो सब देखकर हरिया हैरान हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। वो तुरंत राघव के खेत के बोरवेल के पास जाता है और वहां बैठकर रोने लगता है। राघव और सागर उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता। हरिया अकेला ही उस बोरवेल के पास रोते बैठता है। अब रात हो जाती है। उस खेत के रास्ते से कुछ डाकू गुजर रहे होते हैं। उन्हें बहुत प्यास लगती है तो वो बोरवेल के पास पानी पीने के लिए आते हैं। तभी उनकी नजर हरिया पर पड़ती है। अरे भाई क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं? अरे हुआ क्या है वो तो बता, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। बोल। इस बोरवेल ने मेरी बीवी को खा डाला है, अब मैं क्या करूं? अरे ऐसा भी कभी हुआ है क्या कि किसी बोरवेल ने किसी की जान ले ली? अरे कल्लू, जरा बोरवेल का बटन तो दबाओ। हाँ सरदार, शुरू करता हूँ। कल्लू के बटन स्टार्ट करते ही उस बोरवेल से अलग अलग आवाजें आने लगती है। वो सुन के हरिया डर जाता है और दूर खड़ा रहता है। तभी कल्लू और कालिया पानी पीने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और तभी उस पानी में से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर आता है और कल्लू को खींचकर वो चुड़ैल खा लेती है। कौन है रे? हम डाकुओं पर हाथ डालने की किसकी हिम्मत हुई? बाहर आओ। अब भूत बोरवेल से बाहर आती है। चल आ गई बाहर, अब क्या करेगा तू कालिया? अरे चुड़ैल जी छोड़ दीजिए, गलती हो गई, छोड़ दीजिए। अब कहाँ गई तेरी बड़ी बड़ी बातें? हाँ, बहुत दिनों से भूखी हूँ, आज पेट भर के खाना खाऊंगी। ऐसा कहते ही भूत उसे खा डालती है। हरिया पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहा होता है। कल भी और आज भी मुझे अच्छी मेजबानी मिल गई, अब कल का इंतजार रहेगा। अरे ये नासपेटी तो मुझे भी खा जाएगी, इसका कुछ तो करना होगा, ये किसी को नहीं छोड़ेगी। ऐसा कहके हरिया वहां से चला जाता है। अब राघव और सागर सोचते हैं कि उस भूत का क्या किया जाए, मगर फिलहाल उन्हें कोई उपाय नहीं मिल रहा। अभी वो भूत उस बोरवेल में ही है। अगर आपको इस भूतिया बोरवेल का पार्ट 2 देखना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी अगली आने वाली कहानी का इंतजार कीजिए।